हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। और जैसा कि आप जानते हो कि हम साइंस का भी साथ साथ टॉपिक्स जो है वो चला रहे थे, जिसमें हम साइंस के यानी कि बायोलॉजी के मेनली बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे जो भी आपको CGL, CHSL, CPO, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, कैट, PCLs इन सब में काम आएगा। और आपका बायोलॉजी का जो जर्नल जो बायोलॉजी होती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल है, बॉटनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के हम काफ़ी चीज़ें हद तक कवर कर चुके थे। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम मैंने पूरा कवर करवा दिया था, सिवाय एक चीज़ के, और वो है 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बस हम वो चैप्टर कर लेंगे ना तो आपका पूरा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमें शुरू करना है। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को दोनों को शुरू कर रखा है, बस उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। डिजीज, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन भी हम साथ में इनको लेकर चलेंगे। तो आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा से जो भी टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो आपको देते हैं, जो भी क्रक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्वेश्चंस देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं अब कि हम लोग बेसिकली डाइजेशन आज करेंगे। डाइजेशन का जो टॉपिक है वो हम आज करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और डाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं पाचन। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो डाइजेस्ट होता है वो प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, यानी कि जब भी हम जो भी खाना खाते हैं, जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, यानी कि जब वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसी को हम डाइजेशन कहते हैं, राइट। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी XYZ आपने खाना खाया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, उसमें फैट्स होता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही लार्ज या बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि बड़े फॉर्म में होती हैं। तो इन्हीं को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आपका डाइजेशन करता है। इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उसी का ही काम होता है, या उसी को ही हम डाइजेशन कहते हैं। बेसिकली डाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड मटीरियल ले रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड मटीरियल ले रहे हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना या उसको ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन कहलाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम बहुत सारे अपने दिन भर में जितने भी काम होते हैं वो कर पाते हैं। तो इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो टूटता कैसे है। तो सीधी सी बात है, हम च्यू करते हैं उसको, ठीक है, हम अपने दांतों से उसको चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं। लेकिन ये किस किस फॉर्म में टूटता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को चबाओगे, जब आप उसे च्यू करोगे, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर केमिकल या फिजिकल आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई करोगे, केमिकल प्रोसेस का मतलब है जब ये हमारे लार से, जो हमारा स्लाइवा होता है, जब उससे मिक्स हो जाएगा, तो फिर ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे हम इसको च्यू करेंगे, मतलब फिजिकल प्रोसेस कर रहे हो, चाहे केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाएगा? एक सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। सिमिलरली जब आप प्रोटीन खाओगे, जैसे कि आपने मीट खाया, चिकन, एग वगैरह ये सारी चीज़ें खाई, तो जो प्रोटीन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जब वो सिंपल फॉर्म में आता है तो वो अमीनो एसिड की फॉर्म में टूट जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। सिमिलरली जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ से हमको डेफिनेशन समझ में आ गई कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये छोटे या सिंपल फॉर्म में टूट के आपको एनर्जी देते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये तो सारे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कार्बोहाइड्रेट्स अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, प्रोटीन भी, फैट्स भी, ये सारे अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन जब ये अपने सिंपल फॉर्म में टूटेंगे इन द प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब ये टूटते हैं तो ये ग्लूकोज में टूटेंगे और उससे छोटे हो जाएंगे, मतलब ये एक बड़ा फॉर्म है। और फिर ये छोटे छोटे फॉर्म में जो टूट जाएंगे, यही बड़ा फॉर्म जब छोटे छोटे फॉर्म में टूट रहा है तो उसको हम सिंपलर फॉर्म कहेंगे। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में टूट जाएगा, और आपका प्रोटीन आपके और सिंपल फॉर्म में, यानी कि अमीनो एसिड में टूट जाएगा, और जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड में। लेकिन सारी ही चीज़ें जो है वो नहीं टूटती, यानी कि सारी ही चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, और वो सिंपलर फॉर्म में नहीं जाती, या वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होती। जैसे कि वाइट
वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा एज दे आर ऑलरेडी इन स्मॉलर फॉर्म। मतलब वाइटामिन्स और मिनरल्स खुद ही बहुत ज़्यादा स्मॉलर फॉर्म में है, तो ये और कितने छोटे फॉर्म में टूटेगा, तो ये नहीं टूटता एंड इट इज़ यूज्ड एज इट इज़। मतलब ये जैसा होता है वैसे ही हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क के अंदर जो कैल्शियम होता है, सो मिल्क में जो कैल्शियम है, एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा है कैल्शियम डाइजेस्टेड डायरेक्टली विदाउट ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर फॉर्म। तो जो कैल्शियम होता है जो कि एक मिनरल है, तो ये एज इट इज़ ही हमारी बॉडी में जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाता है, यूज़ हो जाता है। ये इससे और छोटे फॉर्म में नहीं टूटता या इससे और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा डाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम कुछ चीज़ खाते हैं, यानी कि इंजेशन को हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड। तो ये हो गया आपका इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जब हम फूड को खा रहे होते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतग्रहण। अंतग्रहण यानी कि जब हम फूड को ग्रहण करते हैं, फूड को खाते हैं, तो उसको हिंदी में अंतग्रहण कहते हैं। उसके बाद जब भी आप इंजेक्शन करते हो, जब भी आप खाना खाते हो, तो खाना जैसे ही आप मुंह में डालते हो या खाते हो ना, तो वैसे ही आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो मुंह से ही शुरू हो जाता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, एंड डाइजेशन को तो हम पाचन बोलते ही हैं। उसके बाद एक और स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अभी हम इन सारी स्टेजेस को समझेंगे। इंजेक्शन में हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद डाइजेशन आपके स्टमक में होगा, और स्टमक के बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होगा, जिसमें हम खाने में से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं ना, वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एसिमुलेट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं या पहुंचा देते हैं। तो इसको कहते हैं अवशोषण तथा स्वांगीकरण। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन इसको हम कहते हैं मल त्याग, यानी कि जब हम वेस्ट जो होता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, वो जब आप बाहर निकालते हो तो उसको इजेशन कहते हैं या इगेशन हम इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे कौन कौन सी मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सी जो ऑर्गन्स हैं वो काम आते हैं, तो माउथ, सलाइवरी ग्लैंड जो आपको क्या देगा। सो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम आते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, ये लार बनाता है, जो स्लाइवा होता है उसको बनाता है। ईसोफेगस, आपका स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, ये सब आपके डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं खाना खाने को। तो सबसे पहले खाना खाना शुरू करते हैं। सो फ्रॉम वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड। सो कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का। सो फ्रॉम वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ फ्रॉम माउथ। जब भी हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। सो फ्रॉम माउथ वेन एवर वी इनटेक द फूड मटीरियल, जब भी हम खाना खाते हैं वो प्रोसेस उसी टाइम एकदम शुरू हो जाता है। सो द माउथ वेन एवर वी इनटेक द फूड मटीरियल द प्रोसेस स्टार्टेड। तो जैसे ही हम अपने मुंह में पहला खाना या पहला जो भी खाना है उसको ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जैसे आप अपना जो भी खाना होता है, जो भी फूड मटेरियल होता है, वो जैसे आप अपने मुंह में रखते हो, अपने माउथ में रखते हो, एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं च्युइंग द फूड। आप खाने को चबाते हो, जैसे ये खाने को चबा रहा है, ठीक है, तो आप खाने को चबाना शुरू करते हो, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। फिर केमिकल प्रोसेस होता है। जब आप खाने को चबाते हो तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, जो ये लार ग्रंथि होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये सलाइवा को बनाता है और आपके खाने के साथ मिला देता है। तो ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे होता है, टेक्स प्लेस व्हेन सलाइवा मिक्स्ड विद द फूड। जब सलाइवा जो भी आपने खाना खाया उसके साथ मिक्स हो जाता है मुंह में, तो उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज। तो आपके मुंह में ही ना, आपके माउथ के अंदर जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जैसे कि आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जब आपने रोटी खाया, चावल खाया, तो वो जब आप उसको च्यू करोगे और सलाइवा मिलेगा, तभी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये अपने और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उसकी सबसे स्मॉल यूनिट, इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है जिसमें ये टूटता है या सिंपल फॉर्म में आता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू च्यू द फूड। तो कितना टाइम हमें
मतलब खाने को चबाना चाहिए। तो कितना टाइम चबाना चाहिए? तो 32 टाइम्स हमें खाने को एटलीस्ट चबाना चाहिए। एंड आफ्टर च्यूइंग द फूड, जब आप फूड को च्यू कर लेते हो, जैसे कि आपने चपाती को खाया या आपने राइस खाया, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम द फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू बोलस। तो क्या होता है ना कि जब आप खाने को चबाते हो, मान लो कि जैसे कि आपने बर्गर का एक बाइट खाया, ठीक है, आपने बर्गर का एक बाइट खाया, और जो बर्गर का जो बन होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो ब्रेड होता है, तो आपने उसको खाया। खाने के बाद जब आप उसको च्यू करोगे, ठीक है, स्लाइवा उसके अंदर मिल जाएगा, लार जो है वो उस खाने के साथ मिल जाएगी, तो वैसे ही वो एक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बोलस। ठीक है, और ये जो बोलस होता है ना, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलस कैसा दिखता है। तो क्या करना है, आज हम ना किसी को खाना खिलाते हैं, जैसे मान लो आपने अपने किसी भाई बहन को कुछ खिलाया, ठीक है, आप उसे कुछ खिलाओ, खिलाने के बाद उसको उसका मुंह खोल के देखो, तो जो आपको दिखाई देगा ना, उसी को हम बोलस कहेंगे। मतलब ये बहुत ही, मतलब जब खाना एकदम मिक्स हो जाता है और जो खाना एकदम सिंपल फॉर्म में हो जाता है, तो उसको हम बोलस कहते हैं। ऐसे देखने का नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसे देखना नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बोलस कुछ ऐसा दिखता है। और कभी कभार तो हमने किसी को चिढ़ाने के लिए भी दिखाया होगा, ठीक है, जैसे मुंह में कुछ हमने खाया, कोई भी हमने फूड मटेरियल खाया और आपने उसके सामने मुंह खोल दिया और फिर वो करता है छी, तो वैसे ही। तो कहने का मतलब है कि ये बोलस होता है। खैर, ये तो जोक की बात थी। सो ये बोलस है, विच इज़ अ सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द फूड मटेरियल। तो ये फूड मटेरियल का बहुत ही छोटा फॉर्म हो जाता है, मतलब हम इसको चबा के, इसको च्यू करके, और जब सलाइवा मिक्स होता है तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। अब ये बोलस का होता क्या है, ठीक है, एंड व्हेन चपाती ब्रेक्स डाउन इट कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलर फॉर्म ग्लूकोज, दैट इज वाई द फूड टेस्ट लिटिल स्वीट। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि जब भी आप चपाती खाते हो, चपाती, तो आप एक काम करना, बिना सब्जी के ना आज एक गस्सा या एक जो आपका पीस है चपाती का लेना, उसको खाना, खाने के बाद ना उसको हमें चबाना है, उसको हमें 32 टाइम समथिंग हमने च्यू करना है। तो च्यू करने के बाद ना ऐसा लगेगा कि वो रोटी जो है वो मीठी लगने लगेगी। वो मीठी क्यों लगने लगेगी? क्या हमने उस चपाती में चीनी डाली थी? ऐसा नहीं है। क्या आटे में चीनी थी, या क्या क्या था कि मतलब वो आपको मीठी लगने लगेगी? तो होता क्या है कि जो आटा होता है, जो वीट होता है, जब उसकी रोटियां बनती हैं, तो जो खुद वीट होता है उसके अंदर थोड़ा ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो एक कार्बोहाइड्रेट है। अभी तो वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जैसे ही आप उसको खाते हो, आप उसको च्यू करते हो, तो वो सिंपल फॉर्म में टूटता है, और जैसे ही सिंपल फॉर्म में टूटता है तो वो ग्लूकोज देता है, और ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो चपाती है ना, वो मीठी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब बोलस जाएगा कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लिखा है कि जो इंजेक्शन होता है, जिसमें जिसको हम अंतग्रहण कहते हैं, अंतग्रहण यानी कि जब आपने खाना को ग्रहण किया होगा, खाने को खाया होगा, तो ये अंतग्रहण का लास्ट स्टेज होता है बोलस। ठीक है, इंजेक्शन लास्ट स्टेज इज बोलस। तो जो हमने अभी खाया था ना, मुंह के अंदर जो हमारे है, वो बोलस होता है, जो कि सेमी सॉलिड होता है। एंड व्हेन द बोलस एंटर्स इनटू स्टमक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड। और जैसे ही जो बोलस होता है वो एंटर करता है आपके स्टमक में, तभी से आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, जैसे ये है कि ये है बोलस ऑफ फूड। हमने मतलब यहाँ से कुछ जो भी खाना वगैरह है वो खाया होगा। सो अब आपने इसको च्यू किया, ये आपके किस में कन्वर्ट हो गया? सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सेमी सॉलिड पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्ट एक रास्ता कवर करेगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से, ऐसे ईसोफेगस से जाते जाते ये स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? स्टमक। इसको हम स्टमक कहते हैं। ये स्टमक शुरू हो रहा है, तो ये जो बोलस से खाना है वो डाइजेशन ये के लिए चला जाएगा, यानी कि वो आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा। सो कहने का मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अंतग्रहण में, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम इंजेक्शन करते हैं, यानी कि फूड को इनटेक करते हैं, तो जैसे आपने फूड को इनटेक करा, आपने खाना खाया, आपने उसको च्यू किया, यानी कि आपने उस पर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई किया, उसके बाद आपने उस पर केमिकल प्रोसेस अप्लाई किया, मतलब आपका जो सलाइवरी ग्लैंड था, वहाँ से लार निकला, सलाइवा निकला, वो फूड के साथ मिक्स हो गया, और उसके बाद आपका खाना सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद वो खाना जो है वो आपके स्टमक के लिए चला गया, मतलब आपके स्टमक में चला गया, और तभी से आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है नॉट ऑल फूड डाइजेस्टेड इन माउथ जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, राइस है, ठीक है, और जो आपका चपाती है, राइस है, कुछ भी है, मतलब रोटी वगैरह, आपने उसको खाया, और खाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जब आपने उसको चबाया, आपने उसको च्यू किया, तो वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तभी वो हमें मीठी लगने लगती है, जो रोटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि
सारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सारा है वो आपके माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता। इवन ऑल कार्ब्स डज नॉट डाइजेस्ट इन फूड, मतलब सारा खाना आपके माउथ के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही तो डाइजेस्ट हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी सारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे मिल्क है, इट्स अ ड्रिंक एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन माउथ, जैसे कि मिल्क है ना, वो आपके माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। वैसे ही प्रोटीन एंड फैट्स भी आपके माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते। तो सारा खाना हमारा माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ खाना हमारा स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है। बट देयर आर अदर फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन फैट्स विच नीड टू बी डाइजेस्टेड इन स्टमक। अब ये आपके स्टमक में जाएगा, ये जो भी खाना है आपके स्टमक में जाएगा। नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड मटेरियल इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ काइम। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आपको लग रहा हो कि स्टमक में ऐसी क्या चीज़ें हुई जो ये खाना डाइजेस्ट हो गया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर तो हम अभी बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से सीक्वेंस वाइज हमने खाना खाया, तो इंजेशन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन जो है, सारा आपका फूड मटेरियल यानी कि जो बोलस है वो आपके स्टमक के अंदर आ चुका है। अब स्टमक में जब आपका बोलस आ चुका है तो अब स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और कई सारे एंजाइम्स जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कई सारी जो भी जूसेस एंजाइम्स होंगे वो आपके स्टमक के अंदर आएंगे और इसको और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आपका जो बोलस है वो और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है काइम। इसे काइम कहते हैं, जो कि एक सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है। सो काइम इज़ अ सेमी लिक्विड मिक्सचर, यानी कि एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का। तो इंजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? इंजेशन का एंड प्रोडक्ट आपका बोलस था। अब ये बोलस स्टमक में गया, और स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका काइम। और ये जो काइम होगा अब ये जाएगा कहाँ पे? अब ये हमारी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाएगा। तो स्टमक का जो काम है वो अभी ख़त्म, उसके बाद अब ये आगे जाएगा। द मेन एम ऑफ फूड, सबसे पहली चीज़ खाने का मेन एम क्या है? टेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है, यही तो नहीं है। इसका काम है टू सेंड इट्स न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर आप आंवला खा रहे हो, ठीक है, आपने इंडियन इंडियन जो भी वो होता है, यहाँ पे जो आंवला मिलता है, मैं मान लो कि आपने इंडियन बेरी जो भी है वो खाया, आपने आंवला खाया, तो जो आंवला होता है वो खाने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी में जाने चाहिए, आपके बालों के लिए, ठीक है, अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो खाने का मेन एम होता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाना। तो अब प्रोसेस जो होगा उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब होगा, जो खाना हमने खाया है वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और एसिमिलेट होंगे, यानी कि मिल जाएंगे हमारे ब्लड के साथ। और जहाँ मतलब एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, और एसिमिलेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, जो न्यूट्रिएंट हैं वो ट्रांसफ़र होंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जहाँ पर जिस खाने की जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो वहाँ पे चला जाएगा। नाउ द सेमी लिक्विड फॉर्म इज़ इंटेस्टाइन। इन इंटेस्टाइन बेसिकली अब जो ये सेमी लिक्विड फॉर्म है ना, अब वो कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में है। सो यहाँ लिखा है कि ये जो काइम है, ठीक है, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंजेशन पढ़ा, तो इंजेशन का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था? वो बोलस था, राइट। फिर डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था? वो आपका काइम था। अब ये जो काइम होगा विच इज़ अ सेमी लिक्विड फॉर्म, अब ये जाएगा आपके इंटेस्टाइन में, राइट। अब ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। सो वेयर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक्स प्लेस, तो ये वहाँ जाएगा, अब ये इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा। नाउ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ब्लड के थ्रू, राइट। मतलब ये जो काइम होता है ना, ये ब्लड के साथ जाके मिल जाएगा। सो मिक्सिंग ऑफ फूड मटीरियल, मतलब वो जो आप काइम की फॉर्म में है फूड मटीरियल, वो अगर ब्लड में मिल जाएगा तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। सो मिक्सिंग ऑफ फूड मटेरियल इनटू ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर इनटू ऑर्गन थ्रू ब्लड इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मतलब एक बार ये ब्लड में मिल जाएंगे, अब ब्लड जो क्या करता है वो तो पूरी बॉडी में घूमता है, वो तो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। तो जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा वो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाएगा उसके अलग अलग जगह पे, मतलब जिस ऑर्गन में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे विटामिन ए फॉर आइज, तो आपकी आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए होता है ताकि आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसलिए विटामिन ए आँखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वाला न्यूट्रिएंट आपके आँखों के लिए चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जितना भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने फूड मटेरियल लिया है, उसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, वो ही आपका एसिमिलेशन होता है। तो ये था एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट? काइम का ब्लड के साथ मिल जाना, ये वाले काइम
का विच इज़ एन सेमी लिक्विड मिक्सचर, या इस फूड मटेरियल का ब्लड के साथ मिल जाना इस एब्जॉर्प्शन, एंड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाना ब्लड के थ्रू, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट। अभी तो हम ना काफ़ी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम काफ़ी चीज़ें जो है सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अच्छा सीक्वेंस क्या है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है। अब हम ईगेशन की तरफ चलेंगे तो ये ईसोफेगस के बारे में भी पढ़ेंगे, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम सीधा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब आता है ईगेशन। ईगेशन होता है रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, लेकिन अगर आपका जो वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलेंगे, राइट। अगर लिक्विड वेस्ट है तो फिर एक्सक्रीशन, सॉलिड वेस्ट है तो ईगेशन। नाउ अब यहाँ पर एवरेज टाइम कितना ज़्यादा लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, लाइक एवरेज टाइम टेकन टू डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में मतलब एवरेज कितना टाइम लगता है, तो 2 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के मेटाबॉलिक रेट पर और फूड टू फूड, मतलब खाने पे डिपेंड करता है। जैसे कहने का मतलब है कि खाना आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया तो उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, लेकिन अगर आपने चावल खाए, आपने चपाती खाई तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। राइस तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि पर्सन टू पर्सन के मेटाबॉलिक रेट पे कौन कितना जल्दी डाइजेशन, किसका कितना फास्ट है, उस बेसिस पे वो अपने खाने को जो है डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन या ये मेटाबॉलिक रेट टू मेटाबॉलिक रेट, फूड टू फूड डिपेंड करता है। अब ये सारे तो हमने सीक्वेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सारे सीक्वेंस जो हैं वो ख़त्म हो गए, मतलब ये सारा जितना भी हमने पढ़ना था, ये कि इंजेक्शन होता है, राइट, उसके मतलब जिसमें हम खाने को इनटेक करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं, फिर पाचन शुरू हो जाता है, फिर अवशोषण और स्वांगीकरण, यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है बॉडी में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फैल जाते हैं। देन उसके बाद हमने ईगेशन भी कर लिया, यानी कि खाने को जो भी आपका वेस्ट था वो सारा कुछ बाहर भी निकल गया बॉडी से, मतलब ये सारे टॉक्सिन जो होते हैं वो सारे बाहर निकल गए। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये सब तो आपके वो थे, मतलब ये सब तो चेन था कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अब हम मेन चीज़ पढ़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो कहाँ पे रही हैं, तो बॉडी के अंदर ही हो रही हैं, लेकिन किस तरीके से हो रही हैं। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टमक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, नहीं, उसमें आपका इंटेस्टाइन भी आता है, उसमें आपका जो ईसोफेगस है, अभी पढ़ेंगे हम सबके बारे में, तो वो भी आता है। तो यहाँ लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है जब भी किसी चीज़ के पीछे, मतलब किसी भी वर्ड के पीछे सिस्टम लग जाए ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात हो रही है और पीछे सिस्टम लग जाए तो इसका मतलब बहुत कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं विच विल डाइजेस्ट आर फूड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करेंगे, एंड इट विल एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब आपका जो फूड डाइजेस्ट होगा ना वो कहाँ पे एंड हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड हो रहा है। अब फूड को ना बहुत एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो यहाँ लिखा है फूड हैड टू ट्रैवल अ लॉट टू डाइजेस्ट इटसेल्फ, अपने आप को, फूड को अपने आप को डाइजेस्ट करने के लिए लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। एंड द पैसेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम आहार नली या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जो कि आपके माउथ से एनस तक जाती है। अब ये हम देख लेते हैं, जैसे ये है आपका ईसोफेगस, ये पूरा आपका ना एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर माउथ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। और ये इतना ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो आपका फूड जो है वो ट्रैवल करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये पूरा ना एलिमेंट्री कैनाल होगा, राइट। ये सारा एलिमेंट्री कैनाल होगा, इवन ये सारा कुछ एलिमेंट्री कैनाल होगा जब तक ये एनस तक ना चला जाए। तो ये आपका पूरा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो कई बार क्वेश्चंस में मतलब ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे विच इज़ 9 मीटर एंड 30 फीट एंड कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस। तो मतलब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना वो कितने फीट का होता है, पहली बात तो ये 9 मीटर का होता है, या तो ये 9 मीटर का होगा, या मतलब 9 मीटर हमें दिखने में लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा 9 मीटर, लेकिन इतना ही होता है, राइट। या फिर ये 30 फीट होता है। अब ईसोफेगस आपका 19 to 25 सेंटीमीटर तक होता है। अब ये ईसोफेगस क्या चीज़ है, तो ये जो ईसोफेगस है आपका, ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ईसोफेगस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये 25 समथिंग कुछ सेंटीमीटर का होता है। 19 to 25 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, ईसोफेगस होता है, राइट। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 to 7 मीटर्स इतना होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5 to 1.8 मीटर। अब हम यहाँ पे देख लेते कौन क्या है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जो कॉइल शेप्ड में है, ये कॉइल्ड है, राइट। ये कॉइल्ड है, देखो ये इस तरीके से कॉइल्ड है। तो
इसलिए ये इतना ज़्यादा, मतलब ये नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि नाम जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये अंदर ना कॉइल्ड है, इस फॉर्म में है, इसलिए ये आपको मतलब ये 7 मीटर तक का इसका जो वो है होता है, इसका लेंथ होता है। और ये वाला आपका ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि आपका 1.4 टू 1.8 1.5 टू 1.8 मीटर तक होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 7 मीटर तक होता है, राइट। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका लेंथ है 7 मीटर, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है 1.8 मीटर, मतलब 1.5 टू 1.8 मीटर। एक तरीके से देखा जाए तो 7 मीटर से काफ़ी कम है, राइट, काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायामीटर लार्ज है और इसका डायामीटर स्मॉल है, यानी कि ये जो इसका पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो हिस्सा है ना, इसको डायमीटर कहते हैं, यानी कि ये और ये। तो इस हिसाब से ये इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, ये जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, जबकि इसका और इसका डायमीटर जो है वो कम है, इसका डायमीटर कम है। इस वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लेंथ से लेना देना नहीं है, मतलब नाम जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। ये डायामीटर है, मतलब दो इसके बीच में, इसके और इसके बीच में गैप कितना है बेसिकली, उसके ऊपर हमने इसका नाम रखा है। सो ये मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें आपका ईसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। इसको प्लस कर दिया जाए, इन सारे लेंथ को प्लस कर दिया जाए तो आपका 9 मीटर बन जाएगा, या फिर 30 फीट जो है वो बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने प्रोसेस समझा कि अच्छा ठीक है, इंजेशन होता है, उसके बाद जो है डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है, उसके बाद आपका इगेशन होता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ इंजेशन, यानी कि इंजेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जब हम खाने को इनटेक करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हमारा साथ देते हैं। तो पहला आता है बक्कल कैविटी, या जिसको माउथ कहते हैं, यानी कि मुख गुहा, राइट। यानी कि बक्कल कैविटी मीन्स माउथ, आप जहाँ से खाना इनटेक करते हो, डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे बक्कल कैविटी है, इसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। यहाँ से ये जो आपका माउथ है ना, यही आपका बक्कल कैविटी है, और इसी बक्कल कैविटी के अंदर आते हैं आपके टीथ, ठीक है। इसमें आपके टीथ आते हैं, इसमें आपका सलाइवरी जो लार बनाता है वो ग्लैंड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बक्कल कैविटी के अंदर होती हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है बक्कल कैविटी, ये आपका मुख गुहा यानी कि माउथ है, जिसमें आप फूड को इनटेक करते हो। इसमें आपके टीथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। भाई टीथ नहीं होंगे तो खाना जो है वो च्यू कैसे करोगे, राइट। सो द रोल ऑफ टीथ इज़ टू च्यू द फूड को च्यू करना रोल होता है टीथ का। हाँ, उसके बाद आपके जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं, मतलब 2 मिनरल्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से 2 मिनरल्स हैं जो टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक है कैल्शियम और दूसरा है फॉस्फोरस। कैल्शियम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू टीथ, यानी कि जो आपका कैल्शियम होता है वो आपके टीथ को मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, राइट। लेकिन फॉस्फोरस आपके टीथ को फॉर्म करता है, यानी कि उसको बनाने का काम करता है। नाउ विच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन आवर टीथ, तो कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपके जो टीथ का बाहरी कवर होता है ना, मतलब मैं यहाँ पे फोटोज़ भी लगाती जाऊँगी, जो आपके टीथ का बाहरी कवर होता है जिसे हम इनामल कहते हैं, जो वाइट पार्ट होता है, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ मिनरल कॉल्ड फ्लोरीन, राइट। सो यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपका जो टीथ है, इनामल है, वो हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, और एसएससी हमेशा हमें कंफ्यूज करता है हार्डेस्ट पार्ट में एंड बोन में। हमें लगता है कि बोन के बारे में पूछ रहा है कि सबसे हार्डेस्ट सबसे हार्डेस्ट जो बोन है वो आपकी कौन सी है। तो सबसे हार्डेस्ट बोन कौन सी है, हमें लगता है वो जॉ होता है ना, जॉ यानी कि आपका जो जबड़ा होता है, उसकी हड्डी जो होती है, जो जबड़ा होता है, वो पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट बोन होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट होता है। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जॉ भी देंगे, ये मतलब लिटरली ये है कि वो लोग जॉ तो बिल्कुल लिख कर देंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये हार्डेस्ट पार्ट की बात हो रही है, हार्डेस्ट बोन की नहीं। अगर बोन की बात आएगी तो फिर आप जॉ का नाम लोगे, कि जो जॉ होता है उसका मीनिंग ये होता है कि मतलब जॉ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है। लेकिन अगर
पूछा जाए कि कौन सा हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, तो वो आपका क्या होगा, टीथ इनामल, यानी कि जो वाइट पार्ट होता है ना टीथ का, जो बाहर का कवरिंग होता है उसको हम लोग इनामल कहते हैं, राइट। और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो कौन बनाते हैं, कौन से मिनरल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, फ्लोरीन, जो कि आपके टूथपेस्ट में, आपके टूथपेस्ट वगैरह इन सब में आपको मिल जाता है। इफ़ फ्लोरीन रिड्यूसेस, अगर मान लो आपकी बॉडी में आपके फ्लोरीन रिड्यूस हो गया, ये वाला मिनरल आपकी बॉडी में रिड्यूस हो जाता है, तो टूथ डीके हो जाता है, दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन अगर फ्लोरीन कभी बढ़ जाए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई मिनरल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या तो कोई मिनरल बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो अगर बढ़ जाए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस, मतलब दांतों में ना, जो मैं अभी यहाँ पे फोटोज़ भी दिखा दूंगी, बट ब्लैक ब्लैक दांत हो जाते हैं, बहुत बेकार लगते हैं। अगर फ्लोरीन इंक्रीज़ हो जाए और डिक्रीज़ हो जाए तो मतलब यानी कि रिड्यूस हो जाए तो टूथ डीके तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर दांतों का जो ये है डेंटल फार्मूला, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं दंत सूत्र, यानी कि कितने कितने दांत जो हैं वो हमारे होते हैं, राइट। सो ये क्या है, इंसीजर्स, ठीक है। इसको वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा अच्छे से कराऊंगी, बट आपके जो इंसीजर्स होते हैं वो किसके काम आते हैं, कटिंग के काम आते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंसीजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग, मतलब जैसे कोई चीज़ को काट रहे हो आप, ठीक है, दांतों से। ये आगे के जो दांत होते हैं खरगोश जैसे, उनकी बात हो रही है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना इसके फ़ोटो लगाकर इसको समझाऊंगी। सो इंसीजर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कटिंग के काम आते हैं। ये टोटल 8 टीथ होते हैं, राइट। और आपका जो कैनाइन होता है वो आपके 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। और ये टीयरिंग करने के काम आते हैं, ये चीर फाड़ जो है वो करने के काम आते हैं। सो ये है कृंतक, ठीक है, जिसको इंसीजर्स कहते हैं, आगे के दांत, ठीक है, आगे के 4, ऊपर के और नीचे के 4 दांत, ठीक है, इसको हम इंसीजर्स कहते हैं। देन कैनाइन जो होता है वो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, मतलब जो टीयरिंग है उससे काम आता है, इसको रंधक कहते हैं। उसके बाद आता है आपका प्री मोलर, जो आपका प्री मोलर होता है इसको अग्र चवर्णक कहते हैं, जो कि च्विंग के लिए काम आता है। तो ये 8 होते हैं और मोलर जो हैं वो 12 होते हैं, राइट। तो ये च्विंग के काम आते हैं, मतलब दोनों ही च्विंग के काम आ रहे हैं, चबाने के काम आते हैं। अब जो विजडम टीथ है इसके बारे में मैं और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, इसके बारे में अच्छे से फ़ोटो के साथ। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक जो स्पेलिंग गलत हो गया, आप इसको ई कर लेना, डेंटल है ये। विजडम टीथ जब आता है ना तो बहुत दर्द होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये 18 से 30 वर्ष की उम्र में आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विजडम टीथ ना, इसको बोल दिया गया कि इसको अक्ल दाढ़ कहते हैं, राइट। इसको अक्ल दाढ़ कहते हैं, लेकिन ऐसा इसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। सच बताऊं तो इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको फिर भी विजडम टीथ कहते हैं। और ये अगर आ जाता है तो आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, और नहीं आता, किसी किसी के नहीं भी आता, तो किसी किसी के नहीं आता तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसमें अकल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो यही चीज़ है कि विजडम टीथ जब आता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और फिर उसके बाद हम इसके डेंटल फार्मूला की बात करेंगे, राइट, कि कितने कितने क्या क्या जो आपके टीथ होते हैं, क्योंकि हमको ना इसमें लेफ़्ट एंड राइट के बारे में भी पढ़ना है। इसमें लेफ़्ट वाला एंड राइट वाला, मतलब दांतों का कुछ इस तरीके से होता है ना, हम इसको लेफ़्ट और राइट में बांट देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, राइट। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो आप देखो, और सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली पढ़ो, अपने बॉडी को समझो, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम अपने चैप्टर को अभी एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।